हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आज हम ये चर्चा करेंगे कि जस्टिस में अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है और अभी हमें क्या पढ़ना है। ठीक है। हमने फर्स्ट पार्ट में न्याय का पढ़ा था। न्याय के कितने क्या टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। अब हम इस वाले पार्ट सेकेंड पार्ट में हमने न्याय का जो रॉल्स का सिद्धांत है, ठीक है, थ्योरी ऑफ जस्टिस हमने पढ़ा था, जो जॉन रॉल्स ने दिया था। और उसके बाद अब हम इस वाले पार्ट में पढ़ेंगे कुछ अलग अलग थिंकर्स हैं जिन्होंने जस्टिस को लेकर अपना ओपिनियन दिया है। तो उसमें आज हम पढ़ेंगे समुदायवादी और फेमिनिस्ट थिंकर, और इनसे संबंधित कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद हम कुछ एग्जाम से रिलेटेड कुछ बुक्स वगैरह होंगी, कुछ फैक्चुअल चीज़ें होंगी, उनको हम देख के आज अपना ये क्लोज करेंगे। ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करने चल रहे हैं आज की वीडियो में समुदायवादियों के अकॉर्डिंग क्या होता है जस्टिस। ठीक है। समुदायवादियों के अनुसार न्याय, जस्टिस अकॉर्डिंग टू कम्युनिटेरियंस की। ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली देखेंगे कि जो समुदायवादी हैं वो रोल्स की, न्याय के सिद्धांत की आलोचना करते हैं। इसमें हमको चाहे वो थिंकर चाहे सैंडल हो, चाहे टेलर हो, या फिर मैकेंटायर या माइकल वॉल्जर, जितने भी समुदायवादी थिंकर्स हैं सब ने रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना की है। सभी थिंकर्स ने जो है वो उदारवाद की आलोचना की है। ठीक है। तो बेसिकली हम यही चीजें इसमें समझेंगे। ठीक है। तो न्याय के समुदायवादी दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक वस्तुओं का ऐसा वितरण होना चाहिए जिसमें प्रति व्यक्ति की प्रतिबद्धता निहित होनी चाहिए। ठीक है। इसमें समुदायवादी ये बोल रहे हैं कि जो सामाजिक वस्तुएं हैं, ठीक है, उसका वितरण इस तरीके से हो कि वो उसमें हर व्यक्ति को जो है वो अधिकार मिल सके, हर व्यक्ति को वस्तुओं का जो है, हर व्यक्ति जो है वस्तु के प्रति प्रतिबद्ध हो सके। ठीक है। इसमें समाज से कटे हुए व्यक्ति के बजाय समाज से जुड़े हुए व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। समुदायवादियों का जो बेसिकली दृष्टिकोण है, इसमें यह बल दिया जाता है कि व्यक्ति जो है वो समुदाय से जुड़ा हुआ होता है, समुदाय से अलग व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता है। यह सिद्धांत समुदाय के हित या सामान्य हित को न्याय का ध्येय मानता है, व्यक्तिगत अधिकारों को नहीं। तो कहने का मतलब है कि जो समुदायवादी दृष्टिकोण के विचारक हैं, ये कहते हैं कि व्यक्ति का हित जो है वो समुदाय में ही संभव है, समुदाय के बाहर व्यक्ति के कोई भी हित संभव नहीं है। सीधी सी बात है। जैसे कि उदारवादियों ने माना कि व्यक्ति एक अणु की तरह होता है, एक स्वतंत्र होता है, लेकिन उदार समुदायवादियों ने बोला कि नहीं, व्यक्ति के अधिकार पर ज्यादा बल नहीं दिया। ठीक है। समुदायवादियों ने बोला कि व्यक्ति के अधिकार तभी संभव हो पाएंगे जब वह समुदाय में रहेगा, समुदाय के बाहर व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं हो सकता। न्याय का समुदायवादी दृष्टिकोण जो है बहुलवादी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। ये कहता है कि न्याय का कोई एक सर्वमान्य नियम नहीं हो सकता। पहली बात, न्याय का कोई एक सर्वमान्य नियम नहीं हो सकता। एक सेकंड। न्याय का कोई सर्वमान्य नियम नहीं हो सकता। तो जो समुदायवादी दृष्टिकोण को मानने वाले विचारक हैं, ये न्याय को लेकर के जो विचार देते हैं कि न्याय का कोई एक सार्वभौमिक नियम नहीं हो सकता, बल्कि समुदायवादियों के अनुसार अकॉर्डिंग टू कम्युनिटेरियन, ये कहते हैं कि जितने समुदाय होंगे, अलग अलग समुदायों में अलग अलग न्याय के विचार हो सकते हैं, अलग अलग न्याय का दृष्टिकोण हो सकता है। ठीक है। तो बेसिकली इनका यही मानना है कि न्याय जो है वो सार्वभौमिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कह रहे हैं कि जितने समुदाय होंगे, आज आप चाहे एशियन समुदाय को देख लीजिए या फिर अफ्रीकन कंट्रीज को देख लीजिए, वहां पे अलग अलग न्याय के दृष्टिकोण प्रचलित है। तो इन्होंने, समुदायवादियों ने बेसिकली माना कि समुदाय जैसे होगा, अलग अलग समुदाय के अलग अलग विचार होंगे, अलग अलग उनके अधिकार होंगे, अलग अलग न्याय की धारणाएं होंगी। तो जितने भी समुदायवादी हैं, जैसे कि माइकल वॉल्जर, माइकल सैंडल, चार्ल्स टेलर, मैकेंटायर और वॉल्जर, इन सब ने यही मानना है कि न्याय का कोई भी एक सार्वभौमिक नियम नहीं हो सकता, बल्कि न्याय के अलग अलग मानक होंगे। मानक वो भी समुदाय के अकॉर्डिंग होंगे। अलग अलग समुदाय तो अलग अलग न्याय की अवधारणाएं होंगी। ठीक है। समुदायवादियों का मानना है
कि रॉल्स ने समुदाय की अवहेलना की तथा व्यक्ति की स्वायत्तता पर अधिक बल दिया। ठीक है, समुदायवादी ये कह रहे हैं कि रॉल्स ने सबसे ज्यादा व्यक्ति पर महत्व दिया और समुदाय की इसने अवहेलना कर दी, समुदाय को इसने नेगोशिएट कर दिया। जबकि समुदायवादी यही मानते हैं कि समुदाय ज्यादा महत्वपूर्ण है व्यक्ति के बजाय। समुदायवाद के प्रवर्तकों ने रॉल्स के न्याय सिद्धांत को उदारवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधि मानते हुए इसकी विस्तृत समालोचना प्रस्तुत की। जो समुदायवादी थिंकर्स हैं, इन्होंने रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना की और इन्होंने ये बताया कि जो रॉल्स का न्याय सिद्धांत है वो उदारवाद की क्या कर रहा है, उदारवाद के रूप में उदारवाद का प्रतिनिधि बन के आगे उदारवाद के विचारों को बढ़ा रहा है। समुदायवादियों के अनुसार रॉल्स ने व्यक्ति को एक अणु की भांति माना है। ठीक है, समुदायवादी क्या मानते हैं कि रॉल्स ने व्यक्ति को एक अणु की तरह देखा है, जबकि व्यक्ति का तार्किक महत्व एक समुदाय में ही संभव है। यहाँ पे रॉल्स और समुदायवादियों में एक ही अंतर है कि रॉल्स क्या कहता है, रॉल्स कहता है व्यक्ति क्या होता है, एक स्वतंत्र होता है, जैसे एक अणु होता है ना, जैसे एक अणु का अस्तित्व होता है अपना, वैसे ही व्यक्ति का अस्तित्व होता है। लेकिन समुदायवादी विचारक कह रहे हैं कि व्यक्ति का महत्व, व्यक्ति का जीवन तभी तार्किक हो पाएगा, तभी संभव हो पाएगा जब वह समुदाय में रहेगा, समुदाय के बाहर उसका जीवन संभव नहीं है। समुदायवादी कह रहे हैं कि व्यक्ति अणु की भांति जीवित नहीं रह सकता जब तक कि वह समुदाय में नहीं है, अगर समुदाय के बाहर कोई भी व्यक्ति गया तो उसका जीवन संभव नहीं हो पाएगा, ऐसा समुदायवादियों का मानना है। ठीक है, समुदायवादियों के अनुसार न्याय का कोई सार्वभौमिक नियम नहीं हो सकता, सार्वभौमिक रूप नहीं हो सकता, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन बनाएगा निम्नलिखित में से कौन सी बातें समुदायवाद के अनुसार सही है या नहीं है, तो 4-5 स्टेटमेंट दे देगा, तो इस तरीके से क्या हो सकता है, क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो समुदायवादियों ने कहा कि न्याय का कोई सार्वभौमिक नियम नहीं हो सकता, यानी कि जैसे उदारवादियों ने बोला, जैसे रॉल्स ने बोला कि न्याय का क्या है, एक सार्वभौमिक नियम है जो पूरे विश्व में एक समान रूप से लागू होता है, जबकि इसका खंडन समुदायवादियों ने कर दिया कि नहीं, न्याय का सार्वभौमिक नियम नहीं हो सकता, बल्कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय के लिए अलग अलग नियम बनाने पड़ेंगे। यानी कि जैसे जैसे समुदाय अलग अलग होगा, जिस समुदाय में जिस चीज की प्रधानता होगी उसी के अकॉर्डिंग हमें न्याय की संकल्पनाओं को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि न्याय जो है वह परिस्थितियों और समुदाय के अनुसार क्या होता है, बदलता रहता है, ऐसा समुदायवादियों का मानना है। ठीक है, तो न्याय का कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि समुदायवादी क्या बोल रहे हैं, समुदायवादी बोल रहे हैं कि न्याय जो है वो परिस्थितियों के अनुसार क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है। तो समुदायवादियों ने रॉल्स के जो सार्वभौमिक न्याय के नियम है इसका क्या कर दिया, इसकी आलोचना कर दी। दूसरी तरफ समुदायवाद ने समकालीन समाज में व्यक्ति और समाज के टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने की राह दिखाई। ये बात क्या हो सकता है, ये सारी चीजें आपके एग्जाम में आ सकती हैं कि समुदायवादियों ने क्या किया, समुदायवादियों ने समाज में व्यक्ति और समाज के मध्य क्या किया, दोबारा से संबंध को जोड़ने का कार्य किया है, जबकि रॉल्फ और उदारवादियों ने क्या माना है कि व्यक्ति क्या है, एक अणु की भांति है, एक अणु की भांति है। ठीक है, जिसका समुदायवादियों ने विरोध किया। अब कुछ समुदायवादी विचारक हैं जिनके विचारों को देख लेते हैं, जैसे कि माइकल वॉल्जर। माइकल वॉल्जर को समकालीन चिंतन के अंतर्गत न्याय के समुदायवादी सिद्धांतकार का मुख्य प्रतिनिधि माना जाता है। ठीक है, ये वर्तमान समय के मेन थिंकर हैं जो कम्युनिटेरियनिज्म पर बात कर रहे हैं। ठीक है, ये समुदायवाद के प्रमुख चिंतक हैं जो अभी क्या कर रहे हैं, वर्तमान समय की बातों को बता रहे हैं। हालांकि उसने अपना तर्क उदारवादी बहुलवादी मान्यता से शुरू किया है। ये मतलब वॉल्जर जो है कह रहा है कि ये उदारवादी बहुलवादी मान्यताओं को लेकर के बात करता है और कहता है कि जैसे जैसे समाज का अलग अलग रूप होता है वैसे वैसे समाज में व्यक्तियों के अधिकार, न्याय की मान्यताएं भी अलग अलग होती हैं। रॉल्फ जहां अधिकारों पर बल देता है वहीं वॉल्जर कर्तव्यों पर बल देता है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको क्या करना है, लिखते चलना है, आपको समझते चलना है। ठीक है, रॉल्स ने व्यक्ति के अधिकारों पर ज्यादा बल दिया, लेकिन वॉल्जर क्या कर रहा है, कर्तव्य पर बल दे रहा है। क्यों कर्तव्य पर बल दे रहा है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि रॉल्स जो है वो समुदायवादी है।
समुदाय में अधिकार उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितने कि कर्तव्य महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। उदारवाद में अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, कर्तव्य नहीं, जबकि समुदायवाद में कर्तव्य ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, अधिकार नहीं। वाल्जर ने अपनी जो बहुचर्चित कृति है, इनकी जो फेमस बुक है स्फीयर्स ऑफ जस्टिस, स्फीयर्स ऑफ जस्टिस, जिसका हिंदी नाम है न्याय के प्रयोग क्षेत्र, ये 1983 में लिखी गई। इसके अंतर्गत उदारवादी परंपरा के विपरीत यह विचार इन्होंने दिया कि न्याय का कोई सार्वभौमिक नियम नहीं हो सकता, ठीक है। अब एक उदारवादी नहीं, सॉरी एक समुदायवादी नहीं, जितने भी समुदायवादी होंगे सभी यही बात बोलेंगे कि न्याय का कोई भी सार्वभौमिक नियम नहीं हो सकता, क्योंकि समुदायवादियों का मानना है कि जितने समुदाय होंगे उतने तरीके के न्याय के नियम बन सकते हैं, ठीक है। तो सार्वभौमिक नियम हो ही नहीं सकता कोई। सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सामाजिक वस्तुओं के वितरण के लिए भिन्न भिन्न मानदंड यानी क्राइटेरिया निर्धारित करने होंगे। इस दृष्टि से सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय के लिए भी अलग अलग नियम बनाने पड़ेंगे, ठीक है। माइकल वॉल्जर ने, आपको याद दिला दूं, माइकल वॉल्जर ने जटिल समानता और सरल समानता की बात की, ठीक है। सरल समानता और जटिल समानता, यानी कि सिंपल इक्वलिटी और कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी। माइकल वॉल्जर ने बताया कि जो वर्तमान समय है, ठीक है, जो आज का टाइम है, कंटेम्प्रेरी एज जो है, इसमें आपको कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आज जो है अलग अलग क्षेत्र बढ़ चुके हैं। पहले क्या था, जो सिंपल, पुराने टाइम में जो सिंपल इक्वलिटी चल जाती थी, क्योंकि सारी चीजें एक जैसी देनी होती सबको। लेकिन आज जो है हर डायमेंशंस बदल गए, सोशल जस्टिस अलग हो गया है, इकोनॉमिक जस्टिस अलग हो गया है ना, पॉलिटिकल जस्टिस अलग हो गया है, तो इसीलिए अलग अलग डायमेंशंस बन गए। तो अलग अलग फील्ड में अलग अलग जो है वो अलग अलग रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, ऐसा मानना है माइकल वॉल्जर का। वॉल्जर ने सरल समानता, सिंपल इक्वलिटी और जटिल इक्वलिटी यानी कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी में अंतर करते हुए तर्क दिया कि समकालीन समाज में न्याय के प्रवर्तन के लिए जटिल समानता के सिद्धांत को अपनाना होगा, ठीक है। अगर आपको सरल समानता और जटिल समानता नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो में जाके, इक्वलिटी वाले वीडियो में आप जाके माइकल वॉल्जर को देख सकते हैं, उसमें सरल समानता आपको जटिल समानता में अंतर बता दिया जाएगा, बताया मिलेगा, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि ऐसा सरल समानता क्यों होता है, जटिल समानता क्यों होती है, किस एज में सरल समानता को लागू किया सकता है, किस एज में कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी को लागू किया सकता है, ये सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेंगी। सरल समानता सब सामाजिक वस्तुओं को सब में बराबर बांट देने की मांग करती है। तो ये तो सरल समानता हो गई कि जितनी भी वस्तुएं हैं सबको एक इक्वल में बांट दो, ठीक है। सरल समानता आदिम समाज के लिए उपयुक्त है, यानी ये पुराने समाजों के लिए उपयुक्त है, परंतु आधुनिक समाज के लिए नहीं। आधुनिक समाज के लिए क्या उपयुक्त है, आधुनिक समाज के लिए जटिल समानता की बात करता है, ठीक है। आधुनिक समाज के लिए जटिल समानता की बात माइकल वॉल्जर कर रहा है, ठीक है। जटिल समानता का संबंध जो है वो आधुनिक यानी मॉडर्न सोसाइटी से है, और जो सरल समानता या सिंपल इक्वलिटी है उसका संबंध, उसका रिलेशन किससे है, उसका संबंध जो है वो आदिम समाज से, ठीक है। तो ये चीजें आप क्या करना, मैचिंग के लिए कभी कभी आ सकता है, तो ये सारी चीजें आपको पहले से प्रिपेयर करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप इन चीजों को अच्छे से तैयार करके रखें तभी आपके लिए बेहतर हो पाएगी चीजें। तो न्याय की इस अवधारणा के अनुसार माइकल वॉल्जर ने न्यायपूर्ण व्यवस्था का जो चित्र खींचा है वह विकेंद्रीकृत लोकतंत्रीय समाजवाद का प्रतिरूप होगा। यानी इन्होंने कहा कि अगर हमें न्याय को स्थापना में लाना है, न्याय को हमें स्थापित करना है, तो हमें जो है वो जटिल समानता लानी पड़ेगी, ठीक है। जटिल समानता यानी कि लोकतंत्री समाजवाद में ही आ सकता है जटिल समानता, ठीक है। विकेंद्रीकृत लोकतंत्री समाजवाद में ही जटिल समानता का स्वरूप हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि जटिल समानता जो है आदिम समाज में आ ही नहीं सकती है, ठीक है। जटिल समानता का जो संबंध होगा वो होगा आधुनिक समाज से। इसमें एक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था होगी, बाजार व्यवस्था अनेक प्रतिबंधों से बंधी होगी। माइकल वॉल्जर कह रहे हैं जो विकेंद्रीकृत लोकतंत्री समाजवाद होगा उसमें कल्याणकारी राज्य तो होगा, पर राज्य के नियंत्रण के लिए या बाजार अर्थव्यवस्था, राज्य जो है नियंत्रण बनाए रखने के लिए कुछ कानून बनाएगा, और वह बाजार अर्थव्यवस्था पर भी अनेक प्रकार के प्रतिबंधों को लगाएगा, ठीक है।
अब अगले थिंकर्स हैं टेलर। टेलर भी समुदायवादी विचारक है। तो टेलर के अनुसार क्या होती है जस्टिस की परिभाषा, देखते हैं। टेलर ने अपनी जो इनकी बुक है फिलोसॉफिकल पेपर्स, ठीक है, फिलोसॉफिकल पेपर्स इनकी है फेमस, इनका एक लेख है, बेसिकली बुक नहीं कह सकते, लेख है। इसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि मनुष्य के बारे में उदारवादी धारणा पर इन्होंने प्रहार करते हुए मैकेंटायर के दृष्टिकोण की पुष्टि की। अब आप चाहे टेलर पढ़ लीजिए, चाहे आप माइकल वोल्जर पढ़ लीजिए, चाहे आप सैंडल पढ़ लीजिए, है ना, सभी जो हैं जितने भी थिंकर्स हैं समुदायवादी, सभी ने उदारवाद की मान्यताओं का खंडन किया है, ठीक है। इन्होंने समुदाय पर बल दिया है, व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों की इन्होंने आलोचना की है। इन्होंने ये बताया कि व्यक्ति के अधिकार समुदाय में ही संभव हो सकते हैं, समुदाय के बाहर नहीं। रॉल्स जैसे उदारवादी तो मनुष्य को स्वायत्त चयनकर्ता यानी ऑटोनोमस चूजर मानते हैं। टेलर ने तर्क दिया कि विभिन्न व्यक्ति एक दूसरे से कटी हुई इकाइयां नहीं है, यानी समुदायवादी ये कह रहे हैं कि जितने भी लोग होते हैं समाज में वे एक दूसरे से अलग नहीं होते, ठीक है। जैसे कि रॉल्स ने बोल दिया कि व्यक्ति एक अणु की तरह होता है, अलग अलग अणु जैसे होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स अलग अलग होते हैं बेसिकली। तो टेलर ने कहा कि नहीं, मॉलिक्यूल्स की तरह व्यक्ति नहीं हो सकता, ठीक है, बल्कि व्यक्ति क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। टेलर ने तर्क दिया कि उदारवाद के समर्थक समाज के परमाणुवादी प्रतिरूप में विश्वास करते हैं, यानी टेलर बता रहा है कि जितने भी उदारवादी विचारक हैं वो व्यक्ति को एक अणु की तरह देखते हैं, एक मॉलिक्यूल की तरह देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का तार्किक जीवन जो है वो समुदाय में ही संभव होगा, ऐसा समुदायवादियों का मानना है, ठीक है। अब इस परमाणुवादी प्रतिरूप जो एटॉमिस्टिक मॉडल है, इसका क्या करते हैं टेलर खंडन करते हैं। इस दृष्टिकोण का खंडन करते हुए टेलर ने सामाजिक स्थापना यानी सोशल थीसिस का विचार इन्होंने दिया है, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि सोशल थीसिस का विचार किससे संबंधित है, तो वो है टेलर से, ठीक है। टेलर की एक लेख है अपनी इनकी की फिलोसॉफिकल पेपर्स है, ठीक है, इनका एक लेख है, इसको भी याद रखना आप। और इस मान्यता के अनुसार कोई भी व्यक्ति केवल सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत ही अपनी स्वायत्तता का विकास और प्रयोग कर सकता है, ठीक है। सामाजिक स्थापना का जो दृष्टिकोण टेलर ने दिया, इसमें इन्होंने ये बताया कि कोई भी व्यक्ति केवल सामाजिक पर्यावरण के अंदर ही, ठीक है, केवल समाज के अंतर्गत ही अपनी जो उसको स्वतंत्रता मिली है, जो उसको ऑटोनॉमी मिली है, उसका प्रयोग और अपना विकास वो कर सकता है। इसके बाहर अगर गया तो वो अपना विकास नहीं कर सकता, ठीक है। इनका जो फेमस लेख है सोर्सेज ऑफ द सेल्फ, इनकी बुक है, ठीक है, सोर्सेज ऑफ द सेल्फ 1989 में लिखी गई। इसमें टेलर ने तर्क दिया है कि मनुष्य अपने संपूर्ण नैतिक जीवन के दौरान अपना और अपने सहचरों का प्रखर मूल्यांकन करते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टेलर एक समुदायवादी विचारक है। समुदायवादी होने के नाते टेलर कह रहे हैं कि व्यक्ति जो है अपने संपूर्ण जीवन के दौरान, ठीक है, क्या करता है, वह अपने साथियों का मूल्यांकन करता रहता है। ऐसा संभव क्यों होता है, क्योंकि टेलर का मानना है व्यक्ति जो है वो समुदाय में रहता है, समुदाय में रह के वो समुदाय के अंतर्गत जो जो चीजें होती हैं, व्यक्तियों का मूल्यांकन करना, समुदाय का मूल्यांकन करना, अधिकारों का मूल्यांकन करना, ये सारी चीजें एक व्यक्ति अपने जीवन में करता रहता है, वो भी समुदाय में रह के, ठीक है। फिर अगले जो समुदायवादी विचारक हैं माइकल सैंडल हैं, इनकी फेमस बुक जो है लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। ये सब एग्जाम में आपको मैचिंग के लिए ठीक पूछता है, ठीक है। यहाँ से जो ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स तो नहीं पूछेगा एग्जाम में, हालांकि इतना नहीं पूछता, लेकिन कभी कभी ये मैचिंग के लिए आता है, ठीक है। जैसे माइकल सैंडल की बुक दे देगा आपको मैचिंग कराने के लिए, लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस इनकी है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया है, रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस की जो इनकी बुक है, ठीक है, उस पर क्या किया इन्होंने, उसकी आलोचना की है, उस पर इन्होंने तर्क दिया है, उसका प्रहार किया है उस पर। तो बेसिकली आप एक कॉमन चीज समझ लीजिए, जितने भी समुदायवादी विचारक हैं उन्होंने सब ने रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना की है। अब आप एक एक को मत याद रखिए, ठीक है, कि माइकल सैंडल ने किया है, टेलर ने किया है, मैकेंटायर ने किया है। तो आपको सबको पता होना चाहिए कॉमन चीज कि जितने भी समुदायवादी हैं उन सब ने रॉल्स की न्याय सिद्धांत की आलोचना की है, उन सब ने उदारवाद की आलोचना की, ठीक है। अब देखते हैं, हमने अभी समुदायवादियों के विचार पढ़ लिए न्याय को लेकर के। अब हम स्वेच्छातंत्रवादी या फिर लिबर्टेरियन जो थिंकर्स हैं उनके आइडियाज को
देखेंगे, जिसमें हम बेसिकली हम रॉबर्ट नॉजिक को पढ़ेंगे। रॉबर्ट नॉजिक की थियरी ऑफ जस्टिस क्या है ना, इसके बारे में देखते हैं। नॉजिक भी रोल्स के साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में क्या है, फिलोसफी का प्रोफेसर है। और नॉजिक की जो फेमस बुक है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, ये आप ईयर वाइज याद रखना है, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। तो इसमें नॉजिक ने क्या किया है, नॉजिक ने इस पुस्तक में बेसिकली वो किया है कि जो थियरी ऑफ जस्टिस है जॉन रॉल्स की, ठीक है, रॉल्स की थियरी ऑफ जस्टिस का इसने क्या किया है, जवाब दिया अपनी पुस्तक में, ठीक है। जो थियरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की बुक है 1971 में लिखी गई है, इसके विरोध में उसने कौन सी पुस्तक लिखी, अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। किसकी बुक है, नॉजिक की, ठीक है। नॉजिक एक स्वेच्छातंत्रवादी विचारक है जो रोल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना करता है। ये बात आप ध्यान रखना, कॉमन चीज है कि अगर आपको ये बेसिक चीजें पता हो जाएगी तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नॉजिक ने भी क्या किया है, नॉजिक ने भी रोल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना की है। अब नॉजिक का एक लेख है द जिग जैग ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, द जिग जैग ऑफ पॉलिटिक्स नॉजिक का लेख है। नॉजिक भी लॉक से प्रभावित है। वह लॉक के व्यक्तिवाद व संपत्ति संबंधी अधिकार की संकल्पना ग्रहण करता है, ठीक है। वो लॉक से कुछ चीजें लेता है जिसमें व्यक्तिवाद और संपत्ति के अधिकार की बातें को वो कहां से लेता है, इन सब बातों को वो लॉक से लेता तो है, लेकिन जो रोल्स ने न्याय का सिद्धांत दिया है, रोल्स के न्याय सिद्धांत की पर फिर भी वो आलोचना करता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात समझने की है कि नॉजिक लॉक से प्रभावित क्यों है ना, नॉजिक जो है वो लॉक से प्रभावित क्यों है, क्योंकि देखिए लॉक क्या है, लॉक एक उदारवादी विचारक है, ठीक है, लॉक उदारवादी विचारक है, लॉक एक उदारवादी विचारक है। उदारवादी में बेसिकली ये नकारात्मक उदारवादी है, लॉक जो है वो नकारात्मक उदारवादी है। तो नकारात्मक उदारवादी विचारों से ही प्रभावित हैं कौन, स्वेच्छातंत्रवादी, ठीक है। लिबर्टेरियन थिंकर्स जितने भी हैं वो सब परंपरागत उदारवाद या निगेटिव लिबर्टी के थिंकर से ही प्रभावित हैं, ठीक है। तो लॉक के विचारों से इसने क्या क्या ले लिया, व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म ले लिया, फिर संपत्ति के अधिकार की धारणा भी ले लिया इसने। अब नॉजिक का राज्य जो है कैसा है, नॉजिक ने जो राज्य के संबंध में विचार दिए हैं, नॉजिक का राज्य क्या है, मिनिमल स्टेट है, ठीक है, मिनिमल स्टेट है। यह कभी मिनिमल स्टेट की जगह ना आकर के अत्यल्प आ जाए या न्यूनतम राज्य आ जाए, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि नॉजिक जो है वो राज्य को सीमित करता है, ठीक है। नॉजिक ने राज्य के कार्यों को सीमित किया है। नॉजिक कहता है राज्य कैसा होना चाहिए, रात्रि प्रहरी राज्य होना चाहिए, ठीक है। राज्य का कार्य केवल नाइट वॉचमैन की तरह होना चाहिए, राज्य का कार्य कल्याणकारी कार्य को नहीं करना है, ठीक है। जबकि रॉल्स का जो राज्य कैसा है, वितरणात्मक है। वितरणात्मक मतलब व्यापक भी होगा और कल्याणकारी भी होगा। अब यहीं पे आपको नॉजिक और रॉल्स में अंतर समझ में आ जाएगा। रॉल्स तो एक उदारवादी विचारक तो है, लेकिन ये उदार समतावादी है, ठीक है। समतावादी विचारकों में बेसिकली दो चीजें आपको कॉमन मिलेगी, एक तो इन्होंने प्रोसेस पर बल दिया, दूसरा इन्होंने सब्सटेंटिव जस्टिस पर बल दिया, ठीक है, सब्सटेंटिव जस्टिस पर, यानी तात्विक न्याय और प्रक्रियात्मक न्याय। यानी इनके विचारों में आपको प्रक्रिया पर भी बल मिलेगा और कल्याणकारी कार्यों पर भी बल मिलेगा। तो रॉल्स ने क्या किया है, सॉरी, रॉल्स के इसी न्याय सिद्धांत को नॉजिक ने क्या कर दिया है, नकार दिया है, क्योंकि नॉजिक का मानना है कि कल्याणकारी कार्य होना ही नहीं चाहिए। नॉजिक नहीं बल्कि जितने भी स्वेच्छातंत्रवादी हैं, जितने भी स्वेच्छातंत्रवादी विचारक हैं, सबने यही बोला है कि कल्याणकारी कार्य नहीं होना चाहिए राज्य के द्वारा। राज्य का जो दायरा है वो सीमित होना चाहिए, राज्य जो है वो कम से कम कार्य करे, राज्य का कार्य केवल इतना है कि वो कानून और व्यवस्था को बनाए रखे, ठीक है। रात्रि प्रहरी राज्य का कॉन्सेप्ट जो आया है वो बेसिकली उदारवाद से आया है और स्वेच्छातंत्रवादियों ने दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कॉमन चीजें पता चल जाएगी तो आप आसानी से चीजों को हैंडल कर लेंगे। अब न्याय का साध्य मूलक सिद्धांत, नॉजिक अरस्तु रूसो उपयोगितावादी विचारक कौन है, बेंथम, ठीक है, बेंथम। फिर रॉल्स के न्याय सिद्धांतों को साध्य मूलक न्याय का सिद्धांत कहता है। ये विचारक संपत्ति के उत्पादन पर विचार नहीं करते बल्कि संपत्ति के वितरण को केंद्रित समस्या मानते हैं। ये उत्पादन के परिणाम देखते हैं, ना कि उत्पादन की प्रक्रिया। यानी कि जितने भी उपयोगितावादी, जितने भी साध्य मूलक सिद्धांत को मानने वाले हैं, ये देखते हैं कि इस
सिद्धांत का कितनी उपयोगिता है, ठीक है, कि क्या परिणाम लेके आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रक्रिया पर बल नहीं देते, ठीक है, प्रक्रिया पर बल वही देगा जो स्वेच्छातंत्रवादी विचारक होंगे या फिर जो नकारात्मक उदारवाद को मानने वाले विचारक होंगे, वे प्रक्रिया पर बल देंगे, परिणाम पर नहीं। अरस्तु वितरण का आधार क्या मानता है, योग्यता मानते हैं। अरस्तु कहता है कि जिस व्यक्ति का जितना राज्य में योगदान होगा उसी योगदान के आधार पर उसको उतना ही पद प्रतिष्ठा अवसर मिलेगा, ठीक है। रूसो कहता है कि वितरण का आधार क्या होगा, सामान्य हित, ठीक है, सामान्य हित में चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कॉमन गुड में। जबकि उपयोगितावादी कहते हैं वितरण जो है अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को मानता है। कह रहा है कि वितरण, कोई भी वितरण किया जाए, चाहे संसाधनों का वितरण हो, चाहे अधिकारों का वितरण हो, किसी भी प्रकार का वितरण हो, अगर वह वितरण तभी उपयोगी है, तभी वह साध्य मूलक होगा जब अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम कल्याण की बात करता हूं, ठीक है। तो ये साध्य मूलक न्याय का सिद्धांत है। साध्य मूलक सिद्धांत जो है वो क्या कह रहा है कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का अगर कोई भी वितरण पूरा करता है तभी वह जो न्याय का सिद्धांत है साध्य मूलक है। जबकि रॉल्स क्या है, रॉल्स हीनतम स्थिति वाले को लाभ पहुंचाता है, ठीक है। रॉल्स कहता है कि साध्य तभी, जब न्याय के वितरण का साध्य तभी अच्छा होगा जब वह क्या करता हो, जब हीनतम स्थिति में जो लोग रह रहे हैं उनको लाभ पहुंचा दे, तभी न्याय का साध्य मूलक सिद्धांत सार्थक होता है, ठीक है। अर्थात ये अंतिम परिणाम को देखते हैं, जबकि नॉजिक संपत्ति के उत्पादन व वितरण को अंतर संबंधित मानता है। यानी न्याय के जो साध्य मूलक सिद्धांत को मानने वाले विचारक हैं वे अंतिम परिणाम को देखते हैं कि अंतिम परिणाम क्या है, कितना उपयोगी है ना, क्या वह सामान्य हित की पूर्ति कर रहा है, जैसे रूसो ने कहा कॉमन गुड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस सब चीजों को जब फुलफिल करेगा कोई भी सिद्धांत तभी वह साध्य मूलक सिद्धांत माना जाएगा। अब नोट करके, एक न्याय का साध्य मूलक सिद्धांत बेंथम के उपयोगितावाद पर आधारित है। यानी कि कोई भी सिद्धांत कितना उपयोगी है, कितना उपयोगी नहीं है, उसकी साध्यता क्या है, वह कितना समाज के लिए अच्छा है ना, ये सारी बातें बेंथम के उपयोगितावाद पर आधारित है, जिसका रॉल्स ने विरोध किया है, ठीक है। बेंथम के उपयोगितावाद का जब हम रॉल्स पढ़ रहे थे, रॉल्स ने क्या किया है, बेंथम के उपयोगितावाद का खंडन किया है, क्योंकि रॉल्स ने कहा कि समाज की कोई भी जंजीर जो होती है, जो जंजीर की कोई भी कड़ी है ना, दूसरी कड़ी से अपनी मजबूत नहीं हो सकती। इसीलिए रॉल्स का मानना था कि समाज में हर व्यक्तियों का कल्याण होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति कमजोर हो गया तो समाज में जो न्याय की संकल्पना है वो अधूरी हो जाएगी। न्याय का ऐतिहासिक सिद्धांत क्या है, न्याय का ऐतिहासिक सिद्धांत, नॉजिक कहता है कि संपत्ति के वितरण के समय संपत्ति का उत्पन्न किस प्रकार से हुआ है, यह भी देखना चाहिए कि क्या वह संपत्ति न्यायोचित तरीके से अर्जित की गई है या अन्यायपूर्ण तरीके से। अगर अतीत में संपत्ति का अधिग्रहण जो हुआ है वो अन्यायपूर्ण तरीके से, वो न्यायपूर्ण तरीके से हुआ है तो उसका स्वामित्व क्या है, उचित है। नॉजिक आप समझ लीजिए कि नॉजिक जो है वो स्वेच्छातंत्रवादी है, लिबर्टेरियन थिंकर्स हैं। नॉजिक कह रहा है कि संपत्ति की उत्पत्ति किस प्रकार से, सबसे ज्यादा समस्या यही है, ठीक है। नॉजिक के लिए कहते हैं संपत्ति अगर उचित, अगर उसका जस्टिसफुल तरीके से हुई है, अगर वो न्यायपूर्ण तरीके से कोई संपत्ति आई हुई है तो वो ठीक है, अगर कोई संपत्ति गलत तरीके से हासिल की गई है तो वो संपत्ति बेकार है। फिर अगर उस संपत्ति पर क्या होगा, फिर राज्य के द्वारा अगर कोई गलत तरीके से कोई संपत्ति अर्जित की गई है तो उस संपत्ति पर राज्य क्या करेगा, राज्य उस संपत्ति को छीन लेगा। जबकि अगर कोई भी संपत्ति सही तरीके से अर्जित की गई है, न्यायपूर्ण तरीके से अर्जित की गई है, तो नॉजिक कहता है कि उस संपत्ति पर राज्य को कोई भी टैक्स लगाने का अधिकार नहीं होगा। नॉजिक अपने न्याय के हकदारी सिद्धांत को न्याय का ऐतिहासिक सिद्धांत भी कहता है, ठीक है। नॉजिक के न्याय के ऐतिहासिक सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसका न्याय का ऐतिहासिक सिद्धांत जो नॉजिक का है, क्या क्या नामों से जाना जाएगा देखते हैं। न्याय का हकदारी सिद्धांत, फिर इसी को आत्म स्वामित्व का सिद्धांत भी कहते हैं, फिर न्याय का अधिकारिता सिद्धांत, न्याय का पात्रता या योग्यता का सिद्धांत। न्याय का हकदारी सिद्धांत का मतलब कह रहा है, नॉजिक कह रहा है कि संपत्ति पर आपका हक कब होगा, संपत्ति पर आपका हक कब होगा, ठीक है, आपकी अथॉरिटी कब होगी,
तब जब आपने संपत्ति को न्यायोचित तरीके से ग्रहण किया है, न्यायोचित तरीके से, ठीक है, तब आपकी उस संपत्ति पर आपका हक होगा, ठीक है। आपका उस संपत्ति पर आत्मस्वामित्व तभी होगा जब आपकी संपत्ति कैसी होगी, सही तरीके से अर्जित की गई हो, है ना। न्याय का अधिकारिता का सिद्धांत हम यहाँ पे आगे देखेंगे कि संपत्ति जो है किस तरीके से अर्जित की जाती है, क्या क्या उसके क्राइटेरिया होते हैं। फिर न्याय का पात्रता या योग्यता का सिद्धांत, इसमें भी ये बताया कि न्याय आप संपत्ति के पात्र कभी तभी होंगे या फिर आप किसी भी संपत्ति के मालिक तभी हो सकते हैं जब आप उस संपत्ति को न्यायोचित तरीके से अधिग्रहण किए हो। नॉजिक कहता है कि अपने न्याय के सिद्धांत में बोलता है कि संपत्ति जो है वो अलग अलग तरीके से अर्जित की गई थी। देखिए कह रहा है कि आरंभ में यानी शुरुआत में सभी संपत्तियां क्या थी, अनर्जित थी। अनर्जित का मतलब होता है कि इस पर किसी का कोई अधिकार नहीं था, ठीक है। प्रारंभ समय में आदिकाल में संपत्ति कैसी थी, अनर्जित थी, किसी ने इस पर कोई भी अपना अधिकार नहीं जता था। व्यक्ति संपत्ति का अर्जन करने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। स्वच्छतंत्रवादी विचारक है, यही बोलेगा कि व्यक्ति को अधिकार है, व्यक्ति को छूट है कि संपत्ति को हासिल कर सकता है। संपत्ति व्यक्ति के आत्मस्वामित्व का एक भाग है, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति जब किसी भी वस्तु में अपना श्रम लगा देता है तो उसकी वो क्या बन जाती है, संपत्ति बन जाती है। ऐसा लॉक जैसे उदारवादियों ने भी बोला है। परंतु नॉजिक क्या बोलता है कि संपत्ति जो हम हासिल करते हैं, है ना, वो तरीका क्या होना चाहिए, वैध होना चाहिए। और संपत्ति का जो ट्रांसफर हम करते हैं, हम अपनी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे को देते हैं तो उसका ट्रांसफर भी कैसा होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, ठीक है। अगर संपत्ति का जो हमने एक्वायर किया है, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अगर अवैध है, गलत तरीके से, अगर हमने गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की है तो राज्य के द्वारा क्या करेगा, राज्य हमारे पर दंड देगा, ठीक है। राज्य हमारे पर दंडात्मक कार्यवाही करेगा, राज्य हमें पनिशमेंट दे सकता है, स्टेट पनिशमेंट हमें दे सकता है, ठीक है। तो लॉजिक बेसिकली ये कहता है संपत्ति का जो हम हासिल करते हैं, एक्विजिशन करते हैं प्रॉपर्टी का, वो सही तरीके से होना चाहिए और जो हम प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करते हैं वो भी सही तरीके से होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी गलत तरीके से हासिल की गई है, गलत तरीके से ट्रांसफर की गई है तो राज्य इसमें क्या करेगा, फिर इंटरफेयर करेगा और हमें पनिशमेंट देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। अगले स्वच्छतंत्रवादी विचारक हेयक हैं। हेयक अपनी पुस्तक लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है, पूरा नाम याद रखना क्योंकि नेट में पूरा नाम आप पूछता है। लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस के अंतर्गत यह तर्क दिया है कि सामाजिक न्याय का विचार ही क्या है, निरर्थक है। इन्होंने ऐसा इसलिए बोला कि सामाजिक न्याय बेकार है क्योंकि ये स्वच्छतंत्रवादी विचारक हैं, ये कभी भी कल्याणकारी कार्य की बात नहीं करते। सामाजिक न्याय का मतलब है कल्याणकारी कार्य। जो समाज में पिछड़ा वर्ग का लोग है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या फिर जो दलित वर्ग के लोग हैं, उनके लिए राज्य कुछ ऐसा कार्य करेगा जिससे कि समाज में न्याय की स्थापना हो जाए। तो इन सब कार्यों का जो है सामाजिक न्याय के विचार का ही जो है स्वच्छतंत्रवादी विरोध करते हैं और किसी भी टाइप के सामाजिक न्याय को ये समर्थन नहीं देते और किसी भी प्रकार के कल्याणकारी राज्य का ये समर्थन नहीं देते। हेयक अपनी सामाजिक न्याय के विचार को क्या कह रहा है, मृग मरीचिका कहता है, ठीक है, कि सामाजिक न्याय को मृग मरीचिका कहा जो कभी पूरा नहीं हो सकता। हेयक के अनुसार राज्य केवल स्वतंत्रता की रक्षा करे, सामान्य व सामाजिक कल्याण का विचार त्याग दे, ठीक है, क्योंकि हेयक कह रहा है अगर राज्य सामाजिक कल्याण करने लगेगा तो व्यक्ति को दासता की तरफ ले जाएगा, ठीक है, दासता की तरफ ले जाएगा। हेयक के अनुसार राज्य का हर हेयक के अनुसार राज्य का हर रॉबर्ट नॉजिक की तरह एफ ए हेयक ने भी प्रक्रियात्मक न्याय पर भी क्या दिया है, बल दिया है, ठीक है। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको हम कट कर देंगे, ठीक है। एफ ए हेयक की तरह नॉजिक की तरह, ठीक है, रॉबर्ट नॉजिक की तरह हेयक भी प्रक्रियात्मक न्याय पर बल देता है, प्रक्रियात्मक न्याय का प्रबल समर्थक है, क्योंकि प्रक्रियात्मक न्याय जो होता है वो योग्यता पर बल देता है, ठीक है, आवश्यकता पर नहीं। आवश्यकता पर बल तात्विक न्याय के समर्थक देंगे और मार्क्सवादियों ने दिया है। हेयक ने तात्विक न्याय के विचार का खंडन करते हुए कहा कि राज्य का बढ़ता हुआ सामाजिक कार्य
या राज्य द्वारा किया जाने वाला कल्याणकारी कार्य व्यक्ति को दासता के मार्ग पर ले जाता है। ठीक है, हेग कह रहे हैं कि कोई भी कल्याणकारी कार्य नहीं होना चाहिए राज्य के द्वारा। अगर कोई भी कल्याणकारी कार्य हुआ तो समझ लीजिए व्यक्ति कहाँ जा रहा है, दासता की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली जितने भी स्वेच्छातंत्रवादी विचारक हैं, हेग, बर्लिन, नोजिक, फ्रीडमैन, है ना, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी हैं सब यही कहते हैं कि कल्याणकारी कार्य होना नहीं चाहिए। सभी ने तात्विक न्याय का विरोध किया है, सभी ने प्रक्रियात्मक न्याय का प्रबल समर्थन किया है। इतनी चीजें आपको कॉमन चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, इतनी चीज अगर पता चल गया तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। सामाजिक, फिर ये भी सामाजिक न्याय के विचार को भी ये नकारते हैं। ठीक है, सामाजिक न्याय के विचार को क्या कहते हैं, ब्रिगमरिज क्या कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए और समझते हुए चलना चाहिए कि जितने भी स्वेच्छातंत्रवादी हैं, जितने भी नकारात्मक उदारवादी विचारक हैं, सब प्रक्रियात्मक न्याय के प्रबल समर्थक हैं। सबने सामाजिक न्याय को नकार दिया, सबने तात्विक न्याय को नकार दिया, सबने कल्याणकारी राज्य के विचार को नकार दिया, है ना। तो ये सारी चीजें आपको लिख लेना है और याद कर लेना है। ठीक है, कुछ हेग की बुक्स हैं जैसे रोड टू सर्फडम है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी है, लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी है, द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस। तो ये सारी बुक्स जो है वो आपको सीक्वेंस वाइज याद कर लेना है। फिर अगला जो हमारा न्याय का सिद्धांत आता है, उपाश्रित वर्ग का न्याय का सिद्धांत। ठीक है, सबऑल्टर्न थ्योरी ऑफ जस्टिस। न्याय का उपाश्रित वर्गीय दृष्टिकोण सामाजिक अन्याय के निवारण से जुड़ी समस्या के एक महत्वपूर्ण पक्ष पर हमारा ध्यान केंद्रित करता है। ये कह रहे हैं कि समाज में कुछ अन्यायपूर्ण तरीके से कुछ समस्याएं जुड़ी होती हैं, उन्हीं समस्याओं को दूर करना इनका उद्देश्य होता है। ये कहते हैं कि समाज में कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जो दबे होते हैं, वर्ग जो डिप्रेस्ड क्लास के होते हैं, जो बेसिकली डिपेंड होते हैं एक दूसरे पर। ठीक है, जो डिपेंड होते हैं बड़ी क्लास पर। सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में यह शब्द उन लोगों को संकेत देता है जो जाति, वर्ग, आयु, लिंग, पद या अन्य किसी आधार पर दूसरे के अधीन है। ठीक है, तो समाज में हम जो सबऑर्डिनेट जो सबऑल्टर्न थ्योरी है, यह बताता है कि सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जातिगत रूप से या क्लास के रूप में या फिर कुछ और तरीके से जो किसी दूसरे के अधीन होते हैं, सबऑर्डिनेट होते हैं दूसरे के, इन्हीं को सबऑल्टर्न बोला जाता है। ठीक है, उपाश्रित वर्ग का मुख्य लक्षण क्या है, सामाजिक पराधीनता। आप समाज में आज भी देख लेंगे कुछ लोग जो है वो क्या है, डिपेंड है। ठीक है, कुछ लोग दूसरे लोगों पर आज डिपेंड है। किस तरीके से, कुछ लैंगिक आधार पर डिपेंड है, यानी कि लैंगिक आधार पर महिलाएं डिपेंड है पुरुषों के ऊपर, ऐसा उपाश्रित वर्गों का मानना है। कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं, कुछ ऐसे पद हैं जो समाज में बड़े पद पर रहते हैं, छोटे पद के लोग इन पर डिपेंड है ना। कुछ ऐसी जातियां जो बड़ी जातियां हैं वो छोटी जातियों को अपने अंडर में अधीन रखती हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट रखती हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये अधीनता का परिचायक है। उपाश्रित वर्ग की कल्पना समाज के उन हिस्सों के रूप में की जाती है जिनकी हालत बहुत गई बीती है। ठीक है, उपाश्रित वर्ग में वे चीजें आती हैं जो बहुत समाज में बहुत पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वे किसी दूसरी चीज पर डिपेंड हैं, या समाज के वर्ग पर, समाज की जातियों पर, ये सारी चीजों पर वो क्या है, वो डिपेंड है। इसीलिए उपाश्रित वर्ग की संकल्पनाएं की गई है। वैसे उपाश्रित वर्गों का अस्तित्व इतिहास के प्रेरक की युग में रहा है, परंतु आधुनिक युग में इनकी संख्या में भारी विस्तार हुआ है। देखिए, आधुनिक युग में इनकी संख्या में भारी विस्तार इसलिए हुआ है क्योंकि जैसे जैसे औद्योगिकरण आया हुआ है, औद्योगिकरण ने क्या किया है, मजदूरों की, गरीबों की संख्या और बढ़ा दी है, और ये क्या हुए हैं, ये अमीरों के ऊपर क्या हुए हैं, ज्यादातर डिपेंड हो चुके हैं। ठीक है, आज के उपाश्रित वर्ग मुख्यतः विस्तृत औद्योगिकरण, शहरीकरण और क्रूर बाजार अर्थव्यवस्था की उपज है। ठीक है, आज आप देखेंगे औद्योगिकरण के कारण, शहरीकरण के कारण या बाजार अर्थव्यवस्था के कारण, है ना, जो खुली प्रतियोगिता हो रही है, जिसकी वजह से उपाश्रित वर्ग, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो आज क्या है, और ज्यादा डिपेंड होते जा रहे हैं। देखा जाए तो उपाश्रित वर्गों का बहुत बड़ा आकार तीसरी दुनिया के विकासशील देशों की इनकी प्रमुख विशेषता है। आपको जो उपाश्रित वर्ग के लोग मिलेंगे, जो डिपेंडेंट क्लास होंगी, जो सबऑल्टर्न क्लास होगी, वो आपको तीसरी दुनिया में देखने को ज्यादा मिलेंगे। समाज के जो भी समूह या वर्ग सामाजिक पराधीनता और तरह तरह की व्यवस्थाओं के कारण अमानवीय जीवन जी रहे हैं, जिनके जीवन में आशा की कोई किरण नहीं रह गई है और जिनके उद्धार की ओर विशेष ध्यान
नहीं दिया जा रहा है उन सबको उपासित वर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको जो अच्छा पॉइंट लगे आप इनमें नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे क्या नोट डाउन करना पड़ेगा मैं बता दे रहा हूँ, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है कि उपासित वर्ग में अगर क्वेश्चन आएगा तो उपासित वर्ग की संख्या किस चीज से बढ़ रही है, औद्योगिकरण से, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा शहरीकरण से और प्रतियोगी बाजार अर्थव्यवस्था से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको उपासित वर्ग की संख्या कहां देखने को मिलेगी, विकासशील देशों में ज्यादा देखने को मिलेगी। ये सारी चीजें आपको एग्जाम में आ सकती हैं। ठीक है, देखने को मिल सकती हैं। अब न्याय के कुछ उपासित वर्ग के कुछ थिंकर्स हैं, जैसे रंजीत गुहा है। ठीक है, रंजीत गुहा ये क्या है, इन्होंने सबाल्टर्न थियरी दी है। इनकी कुछ फेमस बुक है अ रूल ऑफ प्रॉपर्टी फॉर बंगाल, फिर द स्मॉल वॉइस ऑफ हिस्ट्री, डोमिनेंस विदाउट हेजीमनी, हिस्ट्री एंड पावर इन कॉलोनियल इंडिया। फिर अगले थिंकर्स हैं पार्थ चटर्जी, इनकी कुछ बुक्स हैं चाइल्ड लेबर, ग्लोबल चैलेंजेस, इश्यूज एंड पॉलिसीज, थ्रू माई लुकिंग ग्लास, चूज क्लोज इनकाउंटर ऑफ पर्सनल काइंड, द नेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट, द पॉलिटिक्स ऑफ गवर्नमेंट। ये सारी बुक्स हैं, याद कर लेना। रंजीत गुहा है, पार्थ चटर्जी हैं, गायत्री चक्रवर्ती हैं और सुमित सरकार। ये सारे थिंकर्स जो है सबाल्टर्न थ्योरी से जुड़े हुए थिंकर्स हैं। ठीक है, तो जो अगला हमारा न्याय का सिद्धांत है वो नारीवादियों के अकॉर्डिंग क्या है, फेमिनिस्ट थिंकर के अकॉर्डिंग फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस। यानी फेमिनिस्ट ने जस्टिस को क्या माना है, किस तरीके से देखा है। इन्होंने बताया कि जो न्याय है, ठीक है, नारीवादियों के विचारों ने लैंगिक न्याय के सिद्धांत पर बल दिया है। यानी ये कहती है कि जो स्त्री पुरुष को लेकर के, मेल एंड फीमेल को लेकर के जो भेदभाव है इसको समाप्त कर दिया जाए, तो यही न्याय की संकल्पना होगी। ठीक है, सुसान मोलर ऑकिन अपनी पुस्तक जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसको याद कर लेना, लिख लेना जैसे मर्जी। ठीक है, आपको एग्जाम में देखने को ये कई एग्जाम में मिला हुआ है, अब तक 2-3 बार एग्जाम में नेट में आ चुका है, अदर स्टेट के एग्जाम में भी आ चुका है। में इन्होंने यह कहा कि पारिवारिक व निजी दायरे में न्याय की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है, ये कह रहे हैं कुछ सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, कुछ निजी क्षेत्र होते हैं, जो घरेलू क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जो पारिवारिक क्षेत्र होते हैं व निजी दायरे जो होते हैं, इनमें महिलाओं को पुरुषों के जितना ही अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आज नारीवादियों का मानना है कि आज जो है महिलाओं की स्थिति कहां तक सिमट गई है, निजी दायरों तक ही रह गई है, परिवार तक ही उनकी जीवन की स्थिति सिमट चुकी है, जबकि यह न्याय की संकल्पना नहीं है। ठीक है, अगर कह रहे हैं न्याय तभी संभव हो पाएगा जब पारिवारिक और निजी जीवन से निकल के महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में आने का मौका मिलेगा। ठीक है, कहां पे, सार्वजनिक क्षेत्र में, पब्लिक प्लेस में। ठीक है, पब्लिक प्लेस में। सुसान मोलर ओकिन के अनुसार न्याय का हर वह सिद्धांत अधूरा है जो परिवार में असमानताओं को लेकर चुप है। आज भी देखेंगे परिवार में स्त्री पुरुष को लेकर मतभेद है, स्त्रियां ही परिवार में जो महिलाएं होती हैं वही खाना बनाती हैं, वही झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम वही करती हैं, पुरुष को आपने बहुत कम ही देखा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऐसे महिलाओं के ऊपर क्यों थोप दिया जाता है ना, तो ये चीजें क्या है, गलत है कि महिलाओं को ही घर का सारा कार्य करना पड़ता है, पुरुष नहीं करते। तो फेमिनिस्ट थिंकर ये मानती है कि ये सारी चीजें न्याय का जो ये सिद्धांत है ये बिल्कुल अधूरा है, जो परिवार में असमानताओं को लेकर के चुप है। ठीक है, आज भी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, महिलाओं को उतने अधिकार नहीं है जितने कि पुरुषों को है। ऑकिन ने लिंग भेद व नारीवाद को न्याय के साथ जोड़ा है। इन्होंने कहा न्याय का तात्पर्य तभी संभव हो सकता है, न्याय की संकल्पना तभी पूरी हो सकती है जब हम लैंगिक भेदभाव को, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त कर दें। जब तक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन समाप्त नहीं होगा तब तक समाज में न्याय की संकल्पना पूरी नहीं हो सकती। ऑकिन कहती है कि न्याय के विभिन्न सिद्धांत लैंगिक व नारी शोषण की अनदेखी करते हैं, है ना। इन्होंने ये बताया कि न्याय के जितने भी सिद्धांत है, चाहे समुदायवादी सिद्धांत आया हो, चाहे मार्क्सवादी सिद्धांत आया हो, चाहे रॉल्स का सिद्धांत आया हो, नॉजिक का सिद्धांत आया हो, सब किसी का भी सिद्धांत हो, है ना, सभी सिद्धांतकारों ने क्या किया है, नारियों का क्या किया, उन्होंने उपेक्षा की है, लैंगिक न्याय का उन्होंने अनदेखा किया है। यानी कि जो महिला के साथ भेदभाव होता है उसको उन्होंने क्या किया है, किसी ने बात नहीं की इस पर। यहां तक कि इन्होंने रॉल्स के न्याय सिद्धांत को भी क्या किया, इन्होंने यहां तक ये कहती है कि रॉल्स भी न्याय के सिद्धांत को सुलझा नहीं पाया है जो महिलाओं को लेकर
अभी भी विवादास्पद बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि नारीवादियों ने रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना की। नारीवादियों ने रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना की है। नारीवादियों के अनुसार पितृसत्ता की समाप्ति के बाद ही समाज में समानता और न्याय की स्थापना हो सकती है। इनका बेसिक जो उद्देश्य है कि जो न्याय में जो समाज में असमानता बनी हुई है वो पैट्रियार्की के कारण है। अगर पैट्रियार्की समाप्त हो जाए तो समाज में न्याय अपने आप स्थापित हो जाएगा। अब न्याय के विभिन्न कुछ रूप हैं, अलग अलग एजेस में अलग अलग। जैसे ग्रीक टाइम में जो मोरल जस्टिस आया था, नैतिक न्याय था, और मिडिवल एज में आपको देखेंगे धार्मिक न्याय की संकल्पना मिलेगी। उदारवादियों के समय अधिकारों की रक्षा के रूप में न्याय को मान्यता दी गई थी। उपयोगितावादियों ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करके बता दिया कि यही न्याय है। समझौतावादी विचारकों में समझौतावादी जो न्याय है, जॉन रॉल्स ने दिया है कि समाज में समझौता करके हर व्यक्ति को समान संसाधन वितरित किए जाएंगे। अब जो न्याय का हकदारी सिद्धांत है किसने दिया है, कोई भी क्वेश्चन आता है मैचिंग के लिए तो रॉबर्ट नॉजिक ने दिया है। फिर न्याय का मार्क्सवादी सिद्धांत जो है आर्थिक समानता के रूप में न्याय को मानता है कि जो आर्थिक समाज है जो आर्थिक रूप में क्या हो जाए, समान रूप हो जाए। ठीक है। फिर नारीवादी जो है वो कह रही सुसेन मोलर ओकिन जो है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त होना चाहिए, लैंगिक जो भेदभाव है वो समाप्त हो जाए। इसी को इन्होंने न्याय का सिद्धांत माना है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है, जैसे कुछ बुक्स हैं अमर्त्य सेन की हैं, आइडिया ऑफ जस्टिस है, फिर डेवलपमेंट एज फ्रीडम है, फिर आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन है, पॉवर्टी एंड फेमाइन है, आइडेंटिटी एंड वायलेंस ऑन इथिक्स एंड इकोनॉमिक्स, कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी 2006 में। फिर एक और बुक है कमोडिटीज एंड कैपेबिलिटीज, ये साथ में लिखी है। ठीक है। तो ये सारी बुक्स आप सीक्वेंस में याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में बुक्स तो याद होना जरूरी है, पर क्या करना है सीक्वेंस में, सीक्वेंस बहुत जरूरी है। ठीक है। सीक्वेंस में याद करना फायदेमंद तभी होगा जब आप अमर्त्य सेन को एक बार अच्छे से पहले पढ़ें, तब अमर्त्य सेन के विचारों को समझेंगे, है ना, कि अमर्त्य सेन क्षमता पर बल दे रहा है, क्षमता पर बल देने के कारण ये समतावादी विचारक कहलाता है। ठीक है। हर व्यक्ति ये कह रहा है समाज में समानता लाने का उद्देश्य क्या है, समाज में समानता या समाज में न्याय तभी स्थापित होगा जब हर व्यक्ति की क्षमताओं का विकास कर दिया जाए। फिर कुछ अन्य विचारक हैं, इनकी बुक्स हैं, जैसे कि आइडिया ऑफ इंडिया है 1997 में लिखी गई, सुनील खिलनानी की बुक है ये। द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई की है। ये सब एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार आता भी है। इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम शशि थरूर की है। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा की है। इक्वल जस्टिस 1993 में एरिक रैकोवस्की की। तो ये सारी बुक्स कभी आपको मैचिंग के लिए दिख जाएगा, कभी आपको ऐसे डायरेक्ट पूछ लेगा, या फिर मैचिंग के लिए दे देगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद कर लेना है। और अब ये जस्टिस आपका खत्म हो गया, अब आपका अगला जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो राइट को लेकर स्टार्ट होगा। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी चीजें समझ में नहीं आई हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पे ये सारी पीपीटी आपको क्रम वाइज से, है ना, पूरा पीपीटी दे दूंगा। ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार हम देख लेते हैं। हमने न्याय का मतलब समझ लिया कि क्या जस्टिस का क्या मीनिंग है, फिर जस्टिस के आयाम पढ़ लिए थे, फिर कितने टाइप्स की जस्टिस होती है पढ़ लिया, फिर अलग अलग थिंकर्स ने जस्टिस के बारे में क्या बोला, जैसे समुदायवादी ने क्या बोला, फिर स्वेच्छातंत्रवादी क्या बोलते हैं न्याय को लेकर के, फिर आपके फिर नारीवादियों ने क्या बोला, फिर उपाश्रित सिद्धांत निकारों ने क्या बोला, सबऑर्डन थ्योरी। ठीक है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने ठीक है। तो न्याय को लेकर समुदायवादियों ने क्या बोला कि न्याय की संकल्पनाएं क्या होती है, समुदाय के अनुसार अलग अलग होती है, समुदाय के अनुसार अलग अलग होंगी। दूसरा, स्वेच्छातंत्रवादियों ने रॉल्स की न्याय सिद्धांत की आलोचना कर दी है। फिर नारीवादियों ने भी क्या किया है, न्याय को लेकर बोला कि लैंगिक न्याय जब तक स्थापित नहीं होगा तब तक न्याय की संकल्पना पूरी नहीं हो सकती। उपाश्रित सिद्धांतकारों ने बोला कि जो गरीब वर्ग, जो दबे कुचले वर्ग है, जो डिपेंडेंट क्लास है, इनकी डिपेंडेंसी को खत्म करना ही क्या है, न्याय है। तो इसके बाद हमने कुछ एग्जाम्स रिलेटेड चीजें देखी थी, उसको आप याद कर लेना। ठीक है। तो जो चीजें आपको समझ में नहीं आई होंगी तो वो चीजें आप कमेंट करके मैं बता देना, दोबारा से मैं उस पर छोटा सा वीडियो बना दूंगा।
ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।